नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस की दुदित में। देखिए, रिसेंटली अभी डेवलपमेंट हुई है जिसमें राजीव कुमार को भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि राजीव कुमार का, अब तो वो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं, इससे पहले उनका क्या रोल था इलेक्शन कमीशन में। और साथ ही साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा जो कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम कौन सी महिला थी जिन्होंने भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या ये कह सकते हो कि जो पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी भारत की। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके मेरे को बताओ। अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हो कि राजीव कुमार भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं और आने वाले, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आने वाले जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन हैं उनको यही ओवरसी करेंगे। ठीक है। राजीव कुमार की हम बात कर लेते हैं कि 1 सितंबर 2020 को इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था और तब से लेके अब तक ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस को ही ओवरसी कर चुके हैं। जैसे बिहार, असम, केरला, पुडुचेरी और अभी रिसेंटली देखें तो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो उनमें इलेक्शंस हुए उस टाइम पे राजीव कुमार जो है ये इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ये भारत के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है कि भारत के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकता है जो भी आप आने वाले कुछ टाइम में एग्जाम्स को देने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन जो होती है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसके बारे में संविधान में मेंशन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 324 जो होता है संविधान का, वो अ, हमारे इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं, ओवरसी करे इलेक्शंस को। कौन कौन से इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन। पार्लियामेंट में आ जाते हैं हमारी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाता है ना। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है। या फिर ये कह सकता हूँ मैं कि कितने राज्य हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर को होल्ड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए। भारत में ज्यादातर इलेक्शन जो होते हैं उनको कौन ओवरसी करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आर्टिकल 324 संविधान का कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता है। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होगा। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और इलेक्शन कमिश्नर जिनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है। ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कितने और नए इलेक्शन कमिश्नर्स को बनाना चाहता है। अभी के लिए जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उनके साथ और दो क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है। तो और दो इलेक्शन कमिश्नर है, ये कौन डिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हो, सबकी अपॉइंटमेंट, सेकंड पॉइंट में देखो जैसे लिखा हुआ है, सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इलेक्शन आई एम सॉरी प्रेसिडेंट ही करता है। समझ गए मेरी बात, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा अब जैसे आप देख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर होता है ना, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर्स का जो टेन्योर होता है या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, इनके टेन्योर वगैरह को कौन डिसाइड करता है, इनके टेन्योर को भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। ठीक है। जैसे अभी देखो आज क्या है, इलेक्शन कमिश्नर एक 3 मेंबर बॉडी है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था ये। जब 1950 में संविधान को लागू किया गया था तो तब से लेकर 1989 15 अक्टूबर तक इलेक्शन कमिश्नर एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं कि अमेंडमेंट हुई थी जिससे वोटिंग एज को 21 साल से घटा के कितना किया गया, 18 साल किया गया। तो अगर 18 साल किया जा रहा है तो नए वोटर्स जुड़ेंगे है ना, वोट डालने के लिए, तो काम बढ़ता है। इसी के लिए क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट दो और नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है और इलेक्शन कमीशन को एक 3 मेंबर बॉडी बना देता है।
ठीक है। हालांकि दोबारा से जनवरी 1990 में दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिंगल मेंबर्ड बॉडी ही बना दिया जाता है। समझ गए मेरी बात। पर फिर दोबारा अक्टूबर 1993 में और दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, और तब से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 3 मेंबर्ड बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ, बोलो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ बाकी दो क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। समझ गए मेरी बात। और इसके अलावा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स, सैलरी भी इक्वल मिलती है, और इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो सारे तीनों को बराबर मिलते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, जो अलाउंसेस वगैरह किसको मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। ये अलाउंसेस हो गए, सैलरी होगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन बातों में प्रिविलेज मिलता है वही किसको मिलता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी ये दो इलेक्शन कमिश्नर को भी वही जो है प्रावधान वगैरह उसके लिए भी सेम ही होते हैं। समझ गए मेरी बात। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लो अगर इन तीनों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो किस ओपिनियन को माना जाएगा, तो उसमें क्या होता है, मेजोरिटी को देखा जाता है। ठीक है। जैसे तीन में से अगर मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ कह रहे हैं और बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स कुछ कह रहे हैं, तो यहाँ पे मेजोरिटी से उस मैटर को डिसाइड किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि जो एज होती है, टेन्योर जिसे आप कह सकते हो, वो कितना होता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो वो 59 ईयर्स की एज में अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो कब तक ऑफिस में रहेंगे, 65 ईयर्स तक। ठीक है। अगर मान लो 62 ईयर्स की एज में अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनकी वो कब तक काम करेंगे, 65 ईयर्स तक, जब वो उनकी एज नहीं हो जाती। ठीक है। ओके। इंडिपेंडेंस की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो इनको टेन्योर की इनकी सिक्योरिटी दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि इनको हटाना इनके ऑफिस से इतना इजी नहीं होता। और इनको कैसे हटाया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, उसमें क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों हाउसेस की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। एक रेजोल्यूशन आता है, वो किसी भी हाउस में आ सकता है, पहले चाहे लोकसभा में आ जाए या किस में आ जाए, राज्यसभा में आ जाए। ठीक है। वो रेजोल्यूशन आता है। ठीक है। उस रेजोल्यूशन के बाद क्या होता है, एक कमेटी बनती है, स्पीकर कमेटी बनाता है। फिर वो कमेटी देखती है कि जो एलिगेशन लगे हैं, मतलब मान लो ना अगर उनको हटाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हटाया जाएगा फॉर, यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है। इन इस अब इस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। और हटाने में किसका रोल होता है, यहाँ पे लोकसभा का रोल होता है, और साथ में किसका रोल होता है, राज्यसभा का भी रोल होता है। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक रेजोल्यूशन आता है पहले। ठीक है। उस रेजोल्यूशन को मूव करने के बाद स्पीकर एक कमेटी बनाता है। फिर कमेटी डिसाइड करती है कि जो एलिगेशन लगे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन पे, क्या वो सही है या फिर वो गलत है। और जब अगर वो कमीशन मान ले, सॉरी कमीशन बोल दिया मैंने, कमेटी मान ले कि हाँ जो एलिगेशन लगे हैं वो सही है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद लोकसभा में होगी वोटिंग। ठीक है। और वोटिंग में मेजोरिटी कौन सी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है। और एक बार ही मान लो लोकसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से उनको हटा दिया, फिर राज्यसभा में कौन सा प्रोसेस रिपीट होगा, वोटिंग का प्रोसेस रिपीट होगा। और जैसे ही राज्यसभा ने भी वोटिंग करके उन्हें हटा दिया, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेंगे, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। ठीक है। इज इट क्लियर। ओके। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट नहीं समझ लगा तो वीडियो को पीछे करें, ठीक है, दोबारा से सुनो, आपको ये चीज समझ लग जाएगी। ओके। अब पावर्स एंड फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि जितने भी नए वोटर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई 18 साल का हुआ और वो वोट डालेगा, तो उसको पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि वो आने वाले किसी भी इलेक्शन में वोट डाल सके। ठीक है। इसके अलावा देखो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस करना, है ना। या इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको इलेक्शन सिंबल्स देना, ये सब किसका काम होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। समझ गए मेरी बात। ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, कि जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उसके बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है। उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या नहीं होते, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता होता है। ठीक है। समझ गए। इसके अलावा एक और पॉइंट देखो, 9th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मान लो प्रेसिडेंट किसी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का है राज्यसभा, उसको हटाने जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो किसकी सलाह लेगा, यहाँ पे किसकी एडवाइस लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह लेगा। अच्छा, यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो हमारे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, अगर किसी पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी को हटाया जाता है, तो वो कौन रिमूव करता है? क्या वो प्रेसिडेंट करता है या फिर कोई और करता है? कमेंट सेक्शन में मैं जरूर जानना चाहूंगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला अभी, अगर एमपी की बात आती है तो फिर कौन हटाता होता है? प्रेसिडेंट। एडवाइस किसकी ली जाती है? इलेक्शन कमीशन की। अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर में से किसी को हटाया जाता है, तो इसमें सलाह किसकी ली जाएगी? तो भी इलेक्शन कमीशन की ही ली जाएगी, बट हटाएगा कौन? इस केस में गवर्नर रिमूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो 11th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टू कैंसल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज। इस केस में भी कौन किसकी जिम्मेदारी होगी दोबारा इलेक्शन करवाना? इलेक्शन कमीशन की ही होगी, ठीक है। अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाए, वॉयलेंस हो जाए, तो इस केस में इलेक्शन कमीशन ही दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। क्लियर? इसके अलावा देखो लास्ट पॉइंट एक लिखा हुआ है, टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस एंड ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, ठीक है। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देना या किसी पार्टी को एक स्टेट पार्टी का दर्जा देना, ये भी किसके हाथ में होता है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, ठीक है। कुछ कुछ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे पार्टीज को नेशनल पार्टी का, स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। इस चीज को हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है। मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके बाकी पॉइंट्स को एक बार जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, बी एस रमा देवी, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।